वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सीरीज। तो इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करने जा रहे हैं आज। और क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों से अलग नहीं, मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। किस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम सिंपल बना सकते हैं, तो उन अप्रोच को आज हम सीखना शुरू करते हैं। देखिए 43 क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूँ। 45 व्यक्तियों में 430 रुपए बांटे गए, जिनमें कुछ आदमी, कुछ औरतें और कुछ बच्चे हैं। सब आदमियों, सब औरतों तथा सब बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात 12:15:16 है, जबकि सभी की अलग अलग प्राप्त होने वाली धनराशि का अनुपात 6:5:4 है। कितने आदमी, कितनी औरत और कितने बच्चे हैं, तथा यह भी बताइए कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चे को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आदमी को मैं लिखूंगा मैन, मतलब एम, और औरत को लिखूंगा वीमन से डब्ल्यू, और बॉय मतलब आपके बच्चे। अब मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोल्व करूंगा। अलग अलग तरीके सोल्व करने के यही है सिंपल, कि सबसे पहले मैं चाहूं तो ये जो टोटल का दिया हुआ है इस अनुपात से सोल्व करूं, या फिर मैं इसका पहले नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वीमेन एंड नंबर ऑफ बॉय ज्ञात कर लूं। तो जैसे चाहूं मैं वैसे इसको सोल्व कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सभी को प्राप्त होने वाले धन को मैं लिखता हूं यहाँ पे। सबको मतलब सब आदमियों को 12 मिलते हैं, तो सभी औरतों को कितना मिलता है 15, और सभी बच्चों को मिलता है 16। ये सबको मिल रहा है, ये सब को मिल रहा है, ठीक है। और ये कहता है प्रत्येक को क्या मिल रहा है, प्रत्येक को जो मिल रहा है यानी एक आदमी को क्या मिल रहा है, वो कह रहा है ये 6, 5 और 4 के रेशियो में मिल रहा है। अब आप खुद देखिए, यहाँ सबको मिल रहा है कितना 12, और एक आदमी को कितना मिल रहा है 6, तो आदमियों की संख्या आ जाएगी ना यहाँ पे। देखो हुआ सिंपल पहला काम। आपने क्या किया, 12 सबको मिला, 6 एक आदमी को मिला, तो कितने आदमियों में बटेगा 12, 2 में मिलेगा। क्या करा, भाग दे दिया। सेम चीज यहाँ कर लो, 3 आएगा, और सेम चीज यहाँ कर लो। अगर मैं 16 में 4 का भाग दूंगा तो बच्चों की संख्या आ जाएगी मेरे पास 4। इस तरीके से टोटल आदमी मेरे पास कितने हुए, संख्या में 9। जबकि यहाँ कह रहा है कि आदमी टोटल कितने थे 45। तो 45 जो है वो 9 की वैल्यू है मेरे भाई। 9 की वैल्यू कितनी है 45 है। ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया था। तो एक की वैल्यू कितना होगा 5 होगा। एक की वैल्यू अगर 5 है तो फिर इन संख्या का जो रेशियो आया हुआ है इनको आप 5 5 से गुणा करके इनका पहला आंसर ज्ञात कर सकते हैं कि आदमियों की संख्या कितनी है 10, और औरतों की संख्या कितनी है 5 से गुणा करो कितना आएगा 15, और फिर लड़कों की संख्या कितनी है 5 से गुणा करो कितनी आ जाएगी 20। ये संख्या है इनके पास। अब इस संख्या को क्या करोगे, पहला उत्तर आपके पास ये आ चुका है, ये आंसर है पहला, ठीक है, पहला आंसर। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है कितने आदमी, कितनी औरत और कितने बच्चे हैं। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता तो मैं आंसर यहाँ करके आगे निकल जाता। ये संख्या आ चुकी है मेरे पास ये। अब ये आगे पूछ रहा है कि प्रत्येक आदमी को कितना धन मिलता है, तो इसी क्वेश्चन को दोबारा से करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट इसका कहाँ से शुरू करेंगे, वापस मैन, वीमन एंड बॉय कितना मिला 12, सबको कितना मिला 15, सबको बच्चों को कितना मिला 16। ये रेशियो जो है इनका टोटल कितना मिल रहा है 12, 15 और 16 का टोटल होता है 43। और ये 43 जो टोटल धन है वही वास्तव में कितना है 430। तो एक की वैल्यू कितनी है भाई 10 है। एक की वैल्यू 10 रुपए, अगर सारा टोटल धन 430 था तो अभी सभी आदमियों को कितना मिलता है 10 से गुणा करें तो 120 रुपए, और फिर इनको कितना मिलेगा 150 रुपए, ठीक है, और इनको कितना मिलेगा 10 रुपए के हिसाब से 160 रुपए, ठीक है। ये इनको सभी आदमियों को वास्तव में 120 रुपए मिलता है, सभी औरतों को वास्तव में 150 रुपए मिलता है, और सभी बच्चों को वास्तव में 160 रुपए मिलता है। तो क्या करेंगे, अब आपके पास संख्या दी हुई है 10 आपने याद कर ली है, 15 और 20। तो आप
प्रत्येक को मिलने वाला धन ज्ञात कर सकते हैं। क्या आएगा? प्रत्येक का धन, प्रत्येक आदमी को कितना मिलेगा। अब देखिए सब आदमियों को 120 मिल रहा है और आदमियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो अगर मैं इसमें 10 का भाग दे दूं तो ये कितना आ जाएगा? 12। यानी ये अभी भी यहाँ ध्यान रखना कि ये अगर एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैन, यानी आदमी को मिलने वाला, प्रत्येक आदमी को मिलने वाला 12 रुपए है। ठीक है। दूसरा, अगर 150 टोटल आदमी है, सॉरी 150 रुपए टोटल औरतों को मिलता है, जिसमें औरतों की संख्या कितनी है? हमारे पास 15। अगर मैं इसमें 15 का भाग दे दूं तो मेरे पास यहाँ पर 10 रुपए प्रत्येक औरत को देने के लिए आ जाएंगे। अब ये कहता है कि 160 सभी बच्चों को मिला है। ठीक है। अगर 160 में 20 बच्चे बताता है ये जो हमने ज्ञात करे थे, अगर मैं ये चेक करूंगा तो अब ये कितना हो जाएगा आपके पास? 8 रुपए। ठीक है। यहाँ से 8 रुपए आया, यहाँ से 10 आया था, 8 रुपए मिल गया मुझे। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया, आंसर नंबर 2, जो मुझे यहाँ नीचे पूछा गया है, कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो इस तरीके से क्वेश्चन, आप चाहो तो पहले इस वाले पार्ट को कर लो, फिर बाद में इस वाले को सोल्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से ड्राइव करके इस तरीके से ड्राइव कर लो। दोनों बार करना पड़ेगा, बिल्कुल बार बार देखिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 44। तीन व्यक्ति ए, बी तथा सी, जिसकी आय का योगफल 6060 रुपए है, वे क्रमशः अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 5:6:9 हो तो बताइए ए की आय कितनी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करे थे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, आप चाहें तो पिछला वीडियो देखकर इस क्वेश्चन के और भी 2-3 क्वेश्चन जो हमने करे हैं उनको सीख लीजिए। मैं यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट मैंने फाइनली बताया था आपको, वही यूज करूंगा मैं। तो हमारे पास क्या क्या है? ए, बी और सी के बचत का रेशियो दिया हुआ है। अगर आप बताइए 100 अगर आपकी आय थी, उसमें से 80 आपने खर्च कर दिया तो कितना बनेगा? ए का 20%, और बी का कितना? अगर 85% खर्च कर दिया आपने तो आपका कितना हो गया? 15%। और सी का अगर आपने 75% खर्च कर दिया तो आपका हो गया 25%। ठीक है। अगर 20% को आप 1/5 लिखते हो, यानी 20% की भिन्न की वैल्यू 1/5 है। अब आप एक बात और समझना है, ये बचत लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, मैं मान के चल रहा हूं कि आप 100 कमाए थे, उसमें से 80 अगर आपने खर्च कर दिए तो 20 बच गए। ये आप कल की वीडियो देख के समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमने ये लिखा था। 20% को 1/5 कहते हैं, और 1/5 ही कितना है? यहाँ पर वो कह रहा है बचत का अनुपात 5:6:9 यानी ये ही 5 है। तो एक की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस गुणा करोगे तो 25। ये 25 एक की वैल्यू का क्या मतलब है? देखिए 1/5 अगर 5 है तो पूरा 5 का 5 कितना? 5 में से एक अगर 5 है तो पूरा 5 कितना होगा? 25 होगा। चाहे तो आप वज्र गुणा करके सीधा लिख देते 25, और यही क्या है? आय का अनुपात आ जाएगा यहाँ। तीनों की आय का अनुपात यहाँ आएगा। कैसे? 15% को हम लिख देंगे 3/20 बराबर कितना है? 6। तो 3 को 6 से कैंसिल आउट करोगे 2 बार, और ये कितना बनेगा? 2 गुणा 20 40। और यहाँ पर कितना आएगा? 25 को 1/4 लिखूंगा, और ये कितना है आपका? 9। 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 36। यानी ये टोटल जो है ये 25:40:36 जो बनेगा वो एबीसी की आय का अनुपात है। और इनका टोटल अगर मैं करूंगा यहाँ तो ये टोटल आ जाएगा मेरा 101, 101। और ये 101 ही 6060 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू मेरे पास यहाँ से ज्ञात करेंगे, इसमें इसका 101 का भाग देंगे तो मेरे को मिलेगा 60 रुपीज। ठीक है। एक की वैल्यू अगर 60 है, एक की वैल्यू अगर 60 है तो 25 की वैल्यू क्या होगी ये देखना है, क्योंकि हमने एक का मान पूछा था, और ये हो गया आपका 1500 रुपए आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। 2186 रुपए को ए, बी, सी में बांटा गया है। यदि उनको प्राप्त राशियों में से क्रमशः 26, 28 और 32 रुपए कम कर दिए जाएं, तब उनकी राशियों का अनुपात 9:13:8 हो जाएगा। बताइए ए को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो अब देखिए इसमें होगा क्या कि आपके पास टोटल रकम कितनी है? 2186, लेकिन ए के हिस्से में से आपने 26 कम कर दिया, और बी के हिस्से में से कितना कम कर दिया? 28।
और फिर उसके बाद में 32 आपने ये ए का, ये बी का और ये सी का कितना 32 कम कर दिया। तो अब ये पहले आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, इनका टोटल देखोगे तो 6 और 8 14 और 2 16 का 6 और 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। तो ये 86 टोटल 86 रुपए 2186 में से क्या करना है, हटाना है आपको तीनों के हिस्से। तो क्या कर रहे थे, आपने जो रकम बांटनी है वो रकम आपने 2186 नहीं बांटनी है, उसमें से 86 कम करने के बाद आपके पास जो 2100 रुपए हैं वो ही बटेंगे। किस अनुपात में बटेंगे, ये 2100 आपके ए बी और सी को 9 अनुपात 13 अनुपात 8 में बांटना है। यानी ये कम करने के बाद का राशियों का अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम इन्हीं को बांटेंगे। कितना आ जाएगा ये देखना एक बार, 9 13 और 8 ये टोटल हो गया आपका 30। और जब 30 का वैल्यू कितना है 2100 ये है, सॉरी 21 ये गलत लिख दिया, 2100 है ये, ठीक है कितना है 2100। तो एक का वैल्यू कितना है भाई 70 होगा। एक का वैल्यू 70 है तो आपसे एक का पूछा है, तो एक का कितना होगा 70 से गुणा करोगे तो 630। लेकिन 630 तो कब है, जब आपने ये 26 घटा दिया। तो वास्तव में एक का हिस्सा कितना था, यानी एक की राशि कितनी प्राप्त होगी, एक को राशि प्राप्त होगी 26, जो घटाया हुआ है वापस जोड़ लो और ये 656 रुपए आप आंसर कर देंगे। तो क्या करना था, 2186 नहीं बांटेंगे अनुपात में, क्योंकि अनुपात कह रहा है कि कम करने के बाद तब उनकी राशियों का अनुपात ये होता है। तो पहले आप ये 86 को हटाओ, जो 2100 है उसको बांट दो, जो बट के आ गया उसमें वापस 26 28 और 32 क्रम से जोड़कर आंसर करते जिसका पूछा जाता। तो क्वेश्चन सिंपल बन गया। पहली बार में समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 710 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के पास 20 से 40 रुपए अधिक है, सी के पास ए से 30 रुपए अधिक है, तो सी के पास कितनी धनराशि है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। आप ऐसे करेंगे ए बी एंड सी। देखिए यहाँ पर ए के पास बी से अधिक है और सी के पास ए से भी अधिक है, तो इसका मतलब सबसे कम बी का है, तो इसी को मैं एक्स मान लेता हूँ। अब x अगर b को मान रहा हूं मैं, तो a के पास 40 अधिक है, यानी x में 40 जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अब ये कहता है c के पास तो a से भी 30 अधिक है, तो यानी a के पास कितना है, a के पास x प्लस 40 है, और अगर इसमें 30 और जोड़े तो हम क्या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 40 और 30 70। मुझे लगता है इतना तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका सी का अमाउंट हो गया, ये आपका ए का अमाउंट हो गया, और एक्स बी को कितना मिला एक्स। अगर अब इन सबको हम जोड़ दें तो देखिए कितना होगा, एक्स प्लस 40 प्लस एक्स प्लस 70। तो एक्स तो हो गया हमारे पास टोटल 3, यानी 3x हो गए, और 40 और 70 110 ये हो गए। और इसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 710 है। अब देखिए ये 110 अगर बराबर से इस तरफ जाता है राइट हैंड साइड में, तो 3x की वैल्यू 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा 710 में से। इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं आपको करके। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी 600, और 1x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 200। जब 1x की वैल्यू 200 है तो इसका मतलब b को 200 रुपए मिले होंगे। अब पूछ रहा है किसको, c को। तो x की वैल्यू कितनी 200 प्लस 70 अगर मैं जोड़ दूं तो ये आंसर आ जाएगा 270, और ये मैं आंसर कर चुका हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए ऑप्शन 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। 47 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण और गोपाल की आय का अनुपात। एक वर्ष पहले लक्ष्मण तथा गोपाल की आय का अनुपात 3:4 है, सॉरी 4 था। उनके पिछले वर्ष तथा इस वर्ष का व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 2:3 है। यदि वर्तमान में उनकी कुल आय का योग 4160 रुपए है तो लक्ष्मण की आय क्या होगी। ठीक ठाक क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कहां से सोल्व करेंगे। पहले मैं ये लिखूंगा लक्ष्मण एंड द सेकेंड नेम है गोपाल, ठीक है। अब देखिए पिछले वर्ष
एक वर्ष पहले कब दिया हुआ था, तो उसके बाद भी मैं पहले ये वाली रेशियो लिखना चाह रहा हूँ। व्यक्तिगत मतलब लक्ष्मण की ही पिछले वर्ष और लक्ष्मण की ही इस वर्ष, जो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये पिछले वर्ष और इस वर्ष। ठीक है, जैसे ऐसे मान सकते हो 2019 और 20। ठीक है, तो मैं 2019 और 20 ऐसे कहूँ तो इसका मतलब ये हो गया, ये पिछले वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर, और इस वर्ष का मतलब लास्ट ईयर जो गया है, इसको हम लास्ट ईयर के नाम से कहते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर कौन सा था, 2019 था। अब और लास्ट ईयर की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट ईयर मतलब अभी अभी जो खत्म हुआ है तो वो 2020 है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन का विषय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है कि लक्ष्मण की आय का अनुपात पहले लिखा हुआ है, पिछले वर्ष अगर वो 4 कमाया तो इस वर्ष वो कितना कमा रहा है, 5। गोपाल कहता है कि अगर वो 2 कमाया पिछले वर्ष तो फिर इस वर्ष कितना कमा रहा है, 3 कमाया है। ठीक है, अब उसके बाद में इनका एक और कह रहा है, वो ये कह रहा है लक्ष्मण एंड जो गोपाल की आय है उन दोनों का प्रीवियस ईयर मतलब 2019 में जो इनका आय का अनुपात था वो अनुपात था 3:4। ये आपकी क्वेश्चन की डिटेल जो आपको दी हुई है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए क्या है, मैं थोड़ी सी यहाँ से कैलकुलेशन लेके आऊंगा पहले, उसके बाद में शॉर्टकट होगा। मैं अगर लक्ष्मण की बात करूं पहले, तो लक्ष्मण ने कितना पिछले साल उसका 3 था, किसके रेस्पेक्ट में, गोपाल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पिछले साल की गोपाल की आय और लक्ष्मण की आय का जो रेशियो है वो किस तरीके से है कि पिछले साल अगर लक्ष्मण 3 कमाता है तो गोपाल कितना कमाता है, 4। यानी अगर ये 3 लाख कमाता है तो गोपाल कितना कमाता है, 4 लाख। लेकिन उसका जो 3 लाख कमाया ना लक्ष्मण ने, वो 3 लाख बदलेगा नहीं पिछले वर्ष अगर यह 4 दिखा रहा है तो वो 4 ही 3 लाख की वैल्यू करेगा, और उसी के रिस्पेक्ट में फिर आपको लास्ट ईयर का गणना करनी पड़ेगी। मतलब सीधा सीधा बात का ये है कि भाई अगर ये वाला 4, कौन सा, ये वाला 4, इस 4 की, ये पिछले वर्ष की बात कर रहा है और ये भी पिछले वर्ष का ही रेशियो दिया हुआ है लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण का पिछले वर्ष 4 कमा रहा है, इस वर्ष 5 कमा रहा है, जबकि लक्ष्मण गोपाल के रिस्पेक्ट में पिछले वर्ष 3 कमा रहा है। यानी इस 4 का मान ही कितना है, 3 है। यानी ये दोनों सेम होने चाहिए। यानी 4 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3/4। तो इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, इस 5 की वैल्यू होगी 3/4 गुणा 5। अब देखिए होगा क्या, ये 15/4 होगा, 5 ऊपर है 4 नीचे, 5 ऊपर 4 नीचे, और गुणा किससे है, 3 से। तो क्या मैं इस रेशियो को शॉर्टकट बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं और गलती होने के चांसेस हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसी को डायरेक्ट यूज करूंगा, इसी को डायरेक्ट यूज करूंगा। देखिए 5 ऊपर नीचे 4, तो 5/4 कर सकता हूँ और 3 से गुणा कर सकता हूँ, ये 3 से गुणा हो रखा है। तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, इसी में करंट ईयर का अगर सॉरी लास्ट ईयर का अगर मैं निकालना चाहूँ तो सीधा मैं क्या कर दूं, इस वाले लास्ट को ऊपर लिख दूं और प्रीवियस ईयर को नीचे लिख दूं, यानी 5/4, और ये प्रीवियस के इससे गुणा कर दो, इस रेशियो से गुणा कर दो जो मैंने यहाँ लिखा है। अब अगर गोपाल की बात करोगे आप, गोपाल की, तो वो भी क्या होगा कि ये जो गोपाल है ये 2 है, और यहाँ पर गोपाल प्रीवियस में कितना है, 4 है। यानी आपके पास सिंपल ये है कि 2 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4/2। तो फिर अब आपके पास यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 3 से गुणा कर दोगे आप, तो क्या करोगे, 3/2, यानी मैंने लिख देना है यहाँ पर 3/2, गुणा कितने से करोगे, इस 4 से। तो आप डायरेक्ट ये वाली बात याद रखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस रेशियो को 4:5 की जगह 5/4 गुणा 3 और 3/2 गुणा 4, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे लिख दो। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा, देखिए ये आया आपका 15/4 और ये आया आपका 12/2। सोल्व होने के बाद आप चाहो तो इस 3 को इस 3 से काट लो, कट रहा है तो अब आपके पास क्या बन रहा है, ये 4 है और ये 2 है। आप चाहो तो इसको भी यहाँ से काट लो 2, तो ये 2/1 हो गया और ये 5/4 बच गया। अब आप क्रॉस गुणा करके आप सरल अनुपात में चेंज कर लो, ये 5 और ये 4 गुणा 2 कितना है, 8। यानी ये लास्ट ईयर यानी इस वर्ष जो अभी अभी बीता है, इस वर्ष का अनुपात है लक्ष्मण और गोपाल का। प्रीवियस का दिया था, इसका हमने ज्ञात कर लिया, टोटल कितना हो गया, 13। और ये 13 की वैल्यू कितनी है, 13 की वैल्यू यहाँ बोल रखा है 4160, 160, 4160 रुपए। अगर इतनी वैल्यू 13 की है तो एक की वैल्यू कितनी है, 3,
320, एक की वैल्यू 320, तो लक्ष्मण की इस वर्ष की आय कितनी होगी, 320 से गुणा करके आप 1600 आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगले क्वेश्चन पर यूज करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी, ये थोड़ा सा आप इस टाइपिंग मिस्टेक को सही कर लेना। ए बी और सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष की आय और इस वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि उन सभी आय का योगफल 78,800 रहा हो तो बी की आय कितनी होगी। तो अब देखिए आप इसको सोल्व करने के लिए अब बेहद, अब जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, पिछले क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना किस तरीके से किया था, यहां समझना है। अब मैं डायरेक्ट इसमें क्या करूंगा, इस वर्ष करंट ईयर पे जाऊंगा मैं। अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी हुई है, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो मैं सीधा का सीधा इस वर्ष पर जा रहा हूं, इस वर्ष, ठीक है, हिंदी में मैंने लिख दिया है। क्या करना है, इस इंडिविजुअल रेशो को उल्टा करना है, 5/4 और ऊपर वाले रेशो से गुणा करना है, वही तो किया था हमने 3 से। फिर उसके बाद नेक्स्ट में भी क्या करना है, 3/2 गुणा 4 और यहाँ पर 4/3 गुणा 5। अब ये जो रेशियो आएगा ना उसी को मैं बांट दूंगा, तो 15/4, 12/2 और यहाँ पर है 20/3। अब इसको सरल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इनके एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो सबको सबको आप क्या कर दोगे, आप चाहे तो ऐसे कर लो, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 12 आ जाएगा। अब इनके 12 में 4 का भाग 2 कितनी बार गया, 3 बार। 3 को अगर आप 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 45, एक और दूसरा यहाँ पर 6 बार गया, 12 गुणा 6 72। फिर यहाँ पर कितनी बार गया, 4 बार। 3 का भाग 4 को अगर इससे गुणा करोगे तो 80। यानी आपका इन तीनों का इस वर्ष का रेशियो आपको ये मिल चुका है, ठीक है। इस वर्ष का रेशियो ये मिल गया, 45, 72 और 80। अब इनका जो टोटल आया है आपके पास, वो टोटल क्या है, वो आपके पास, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ वो एक बार फिर से ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये इस वर्ष का जो अनुपात आया वो आया आपके पास 45, 72 एंड 80। और इनका जो टोटल है आपके पास 70 और 80, 150 और 40, 190, 5 और 2 7, यानी 197। और इसी का वैल्यू कितना है, 78800, 78,800 रुपए। अब देखिए इसमें आप क्या करोगे, एक की वैल्यू याद करने के लिए 78,800 में 197 का भाग दो। थोड़ा सा स्पीड से अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो मेरे साथ ये बात समझो कि ये लगभग 800 के पास है। 800 से अगर आप चेक भी करेंगे तो 12 कम है, और ये 200 के पास है, 200 से अगर चेक करेंगे तो 3 कम है। यानी अगर मैं 200 को 4 से गुणा कर दूं तो 800 हो जाता, लेकिन यहाँ 3 कम है तो 3 को 4 से गुणा करा 12, और ये 12 कम पड़ रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 4 बार जाएगा। 4 को 7 से गुणा करते हैं, 8 बिल्कुल मैच हो रहा है, सही है। तो ये वाली अप्रोचेज आप भी यूज करना सीखिए, कैलकुलेशन से जल्दी भाग लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक का वैल्यू 400 है, तो अब आपको क्या पूछा गया, बी की आय कितनी है भाई, इसको आप 400 से गुणा करोगे तो इसको 72 को 4 से गुणा करोगे तो 288 आएगा। अगर 2 जीरो और लगा दोगे तो ये पक्की बात है 28,800 आंसर कर जाएगा, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से करता हूं। एक वर्ष पहले मारुति तथा एम्बेसडर की कीमत का अनुपात 3:4। तो अब समझिए यहाँ पर एक वर्ष पहले, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उनकी कीमत में पिछले वर्ष तथा इस वर्ष का अनुपात 4:5 और 2:3 है। यदि उन यदि दोनों की इस वर्ष की कुल कीमत 3.9 लाख, इसका मतलब 3,90,000, आप समझ सकते हैं इस बात को। 3.9 लैक्स का मतलब होता है 3,90,000। तो बताइए एक वर्ष पहले एम्बेसडर की कीमत क्या थी। अब देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा वो एक वर्ष पहले की एम्बेसडर की वो पूछा है, ठीक है। जबकि पहले वाले क्वेश्चनों में आपको करंट ईयर पूछता था। मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बी की आय कितने रुपए है, यानी आपको कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट, और आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बीज प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम, वो अभी इस साल की पूछ रहा था, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से गुणा करके आंसर कर दिया हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में
एक छोटी सी कैलकुलेशन का हिस्सा फिर से वो चाहता है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा मारुति एंड एम्बेसडर करेंगे 5/4 और 3/2, और इन दोनों को हम गुणा करेंगे। 5/4 कहाँ से लिया, 4:5 को हमने लिखा है 5/4, 2:3 को लिखा हमने 3/2। तो ये 5/4 को हमने कितने से गुणा करना है, ऊपर वाले पहले मारुति को मारुति से, एम्बेसडर की एम्बेसडर से 3, और ये कितना हो गया 4। अब देखिए इस 3 को इस 3 से उड़ा लो, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब क्रॉस गुणा करोगे, ये इसी वर्ष का है, ध्यान रखना ये इस वर्ष का ही आता है, यहाँ से इस वर्ष का, ठीक है, ये इस वर्ष का आया, कितना आया 5 यहाँ, और 4 को 2 से गुणा करोगे 8, और ये कितना हो गया फिर से 13, और 13 की वैल्यू 3.9 लैक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 0.3 लैक्स, ठीक है। अब 0.3 लैक्स को आप चाहो तो 30,000 बना सकते हो, लेकिन अभी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। एक की वैल्यू इतनी है, तो पूछ क्या रहा है एम्बेसडर, तो एम्बेसडर की करंट वैल्यू क्या रहेगी वो देखना है आपको। पॉइंट अगर 3 से गुणा करते हो तो ये 2.4 लैक्स, ठीक है, 2.4 लैक्स। अब आपके पास क्या कहा गया था वो देखना है, एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर का प्रीवियस ईयर से लास्ट ईयर का जो रेट है, जो प्राइस है, जो कीमत है, उसका अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये लास्ट ईयर मतलब इसी वर्ष, ठीक है। अब इस 3 का वैल्यू आपने ज्ञात कर दिया कितना, 2.4 लाख को आप अगर सिंपल करना चाहें तो 2,40,000 बना सकते हैं, ठीक है, इतना बना सकते हैं। तो 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2,40,000, ठीक है। अब ये 3 को कितने से गुणा करने पर आया होगा, तो ये आपने देख लिया 80,000 से गुणा करने पर आया होगा। 80,000 का 3 गुणा करोगे तो 2,40,000 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये, अगर ये 3 इतना है तो 2 कितना रहा होगा, 2 को भी सेम रेशियो से गुणा किया गया होगा। ये बेसिक पार्ट है, ठीक है, इसके लिए आपको पिछली क्लासेस देखनी पड़ेंगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि 3 की वैल्यू इतनी है तो 2 की कैसे ज्ञात करें, ठीक है। तो अब आप यहाँ से 80,000 मल्टीपल है इसका, तो ये कितना कर देंगे आप, 1,60,000 आंसर कर देंगे। ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा ये वाली कैलकुलेशन और पूछ ली है इसने, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसको करने का दूसरा तरीका ये भी था कि अगर 2:3 आपने देख लिया तो किस तरीके से और बांट सकते हैं, मैं आपको शॉर्टकट लिख देता हूँ। ये जो 2,40,000 है ना, ये आपका 3 की वैल्यू है, तो आपको क्या चाहिए 2 की वैल्यू, तो आप 2,40,000 बटा 3 गुणा 2 करके भी डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, कितना 1,60,000। तो आपके पास जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके खुद के ही शॉर्टकट निकल के आ जाएंगे। फिलहाल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। किसी तार का प्रतिरोध उनकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दो तारें जो एक ही पदार्थ से बनी हैं और उनकी प्रतिरोध बराबर हो तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 9:8 है। यदि एक तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर हो तो बताइए दूसरे तार की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन वेरिएशन का है, और वेरिएशन के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपने देखा होगा फर्स्ट बेसिक स्लाइड में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनेट, यानी आप कह सकते हो व्युत्क्रमानुपात और अनुक्रमानुपाती, वो जो चीजें वहां हमने डिस्कस करी थी कि के एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो उनका किस तरीके से यूज होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस में, वो आप इस क्वेश्चन से सीखना शुरू करेंगे। प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस, जो ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और लंबाई को लेंथ, त्रिज्या को आर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं यहां पर प्रतिरोध को कैपिटल आर से डिनोट करूंगा, और वो ये कहता है कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, यानी ये साइन लगा दूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसके है, एल के, लेंथ लंबाई को एल बोलूंगा, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात वो ये कहता है त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू रेडियस। तो ये जो रेसिस्टेंस है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। वो रेडियस को मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाली बात है। ये दो बातें आपको बोली गई हैं इसने, इसके द्वारा क्या क्या बोली गई है कि जो रेसिस्टेंस है इसको प्रतिरोध कह रहे हैं हम, ध्यान रखना ये कैपिटल जो आर है ये प्रतिरोध है ये वाला, ठीक है। तो ये प्रतिरोध जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ यानी लंबाई के, और ये सेम रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात में दिया हुआ है। अगर ये दो चीजें दी हुई है कि जो प्रतिरोध है डायरेक्ट इसके और इनडायरेक्ट इसके, तो क्या मैं इन दोनों बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको कि L तो ऊपर रहेगा, यानी ये तो इसके तो डायरेक्ट है, बट रेडियस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात है, ऐसे लिख सकता हूं। अगर आपको नहीं पता था ये बात तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कहता है कि मेरे पास तार कितनी है, दो है, ठीक है। अब तार दो है तो अब मैं क्वेश्चन को लेना शुरू करता हूं। बस इतना सा समझना था आप इस क्वेश्चन को सेट करने के लिए कि पहला रेसिस्टेंस, अब वो कहता है उनकी प्रतिरोध बराबर है दोनों तारों की, तो पहले का जो प्रतिरोध है वही दूसरे के प्रतिरोध के बराबर है। अब अगर मैं ये बात करूं कि ये अगर मेरे पास जैसे मान लो ये पहले का है, ये पहले का है, ठीक है। अब दूसरे का क्या होगा, तो दूसरे का भी यही तो होगा कि R2 अगर बात करोगे तो वो L2 अपॉन आर स्क्वायर, कौन सी का, दूसरी वाली रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, यही बात चलेगी। अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था वो ये था कि ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको हटाने का तरीका क्या है कि अब आप क्या करोगे यहाँ पर इसको इसकी जगह बराबर रख दो, लेकिन बराबर अगर रखोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू क्या यूज करनी पड़ेगी आपको, के यूज करनी पड़ेगी, यानी के से आपको ये जो भी वैल्यू मिले उसको गुणा करना पड़ेगा, यानी L1 अपॉन R1 का स्क्वायर। और इसी तरीके से यहाँ पर R2, देखो ये आपको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मैं इसको, ये ऊपर वाले की कैलकुलेशन, R2 बराबर क्या होगा, अगर आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनेट यानी प्रोपोर्शनेट के साइन को हटाना है और बराबर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू के, एक स्थिरांक के से गुणा करना पड़ेगा। के की जगह आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, L2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये दो बातें आपको करनी है, ठीक है। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, इन अ सेकंड यू विल मेक दिस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से आगे ड्राइव करेंगे, R1 इक्वल्स टू R2 है, तो अब दोनों कैलकुलेशन को, यानी पहली कैलकुलेशन कौन सी ये और दूसरी कैलकुलेशन कौन सी ये, इन दोनों को इक्वेट करेंगे यहाँ, यानी के इंटू L1 अपॉन R1 का स्क्वायर बराबर है के इंटू L2 अपॉन R2 का स्क्वायर। देखिए के और के ये जो दोनों जगह आना था स्थिरांक, इसको मैं एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो अब अपने पास क्या बच गया, L1 अपॉन R1 का स्क्वायर बराबर L2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ये आपके पास बच गया। अब जो क्वेश्चन में जो आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं उनको यूज करेंगे आगे कैसे, वो कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 9:8, और एक तार की लंबाई दी हुई है तो दूसरे की लंबाई अपने आप आ जाएगी। यहां से पहले तार की लंबाई में मान लेता हूं 162 अपॉन R1 कितनी है, 9 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर, 9 का स्क्वायर बराबर क्या करना है भाई, मुझे नहीं पता L2, बट मैं ये तो जानता हूं कि यहाँ पर 8 का स्क्वायर आएगा क्योंकि दिया हुआ है 8। अब मुझे ये बताओ 9 का स्क्वायर 81 होता है क्या, और इस 81 को क्या मैं डायरेक्ट 162 से यानी दो बार काट सकता हूँ क्या। अब देखिए ये मत कहना कि 9 का स्क्वायर लिख कर दिखाओ यहाँ 81, क्योंकि इतना आप सब समझते हैं, एग्जाम दे रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो 81 गुणा 2 162 होता है, यानी 2 आ जाएगा ये। अब ये कितना है 64 है, इसको आप वज्र गुणा करेंगे, कितना वज्र गुणा किससे करेंगे, 64 को 2 से, और फिर क्या आ जाएगा L2 आएगा, यानी आपका 128 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा L2, यानी लेंथ आ जाएगी दूसरे तार की। आपने ये क्या कर लिया, आंसर कर लिया है। पहली पहली बात तो आप ये समझना कि मैंने ये आंसर कर चुका हूं। अब मैं आपको कह रहा था कि मैं शॉर्टकट बनाऊंगा इस क्वेश्चन का, शॉर्टकट कैसे बनेगा देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, दो त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और एक तार की लंबाई दी हुई है,
ठीक है, इतनी बात आपने सोल्व करके देख ली थी, यानी आपने ये रेशियो बनाना था। अब अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस करी है तो आप ये वाला रेशियो जानते हैं। ठीक है, कि लंबाई के अनुक्रमानुपात यानी लंबाई ऊपर रहेगी और व्युत्क्रमानुपात किसका, रेडियस का। तो लंबाई बटा रेडियस का स्क्वायर लिखना है, तो दूसरे में भी लंबाई बटा रेडियस का स्क्वायर लिखना है, और कहता है दोनों का रेसिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब बराबर है, यानी L1 अपॉन L2 बराबर R1 अपॉन R2 भी लिख सकते थे आप चाहते तो, स्क्वायर तो करना ही था अब जो दिया हुआ है रेडियस का। तो इसका मतलब सिंपल बात यह है कि R1 का स्क्वायर इज टू R2 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना है भाई, 81, और ये कितना है, 64। अब 81 के बाद में अगर ये L दिखाता है कितना, ये L का रेशियो कितना बोल रहा है, 162, मतलब इसका डबल है क्या, तो इसका डबल ही तो आंसर मैं अगला करूंगा 128। तो मैं चाहता, अगर एक बार सीखा हुआ है क्वेश्चन तो ये मात्र और मात्र 5-6 सेकंड का क्वेश्चन आप बना सकते थे, ये शॉर्टकट था। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन का शॉर्टकट था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करते हैं इसको। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि हीरा गलती से 4 टुकड़ों में टूटता है तो उनके भारों का अनुपात 1:2:3:4 हो जाता है, जिससे उसके मूल्य पर 1,40,000 रुपए की हानि होती है। हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये भी वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा वर्ड लेना शुरू कर रहा हूँ। वेट का मतलब होता है भार यानी वजन, और मूल्य जो है वो है प्राइस। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि प्राइस जो होगा अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, तो सीधा प्रोपोर्शनेट किसके है, भार के वर्ग के, यानी जो डब्ल्यू है वेट का, इसको डब्ल्यू का वर्ग कर दूंगा। तो ये आपने लिखना है, पहली बात आपने ये समझनी है। अब वो कहता है कि हीरा गलती से 4 टुकड़ों में टूटता है, तो अपने पास क्या क्या बनेगा। देखिए, मैं पूरा डिटेल समझाने से अच्छा है कि मैं इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास टोटल वेट ये है, लेकिन इस टोटल वेट के 4 ब्रेकअप हुए। कौन कौन से ब्रेकअप, W1, W2, W3 एंड W4, और इनका अनुपात जो कटने का है वो 1, 2 एंड 3 और 4 बना। तो इसका मतलब 4, 3, 2, 1 या 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग टुकड़े बन चुके हैं। भार का अनुपात बना है, ये इनका वेट का अनुपात बना है। अगर इन सारे को जोड़ दूं मैं तो ये कितना बनता है, 10। ये टोटल वेट हो जाएगा 10। अब आपने क्या देखा हुआ है यहाँ पर कि जो प्राइस होगी वो तो टोटल जो भी वेट है ना उसके वर्ग के उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। यानी अब अगर आपको प्राइस देखनी है तो इसके हिसाब से प्राइस कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर, ये प्राइस का रेशियो है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर। अगर ये जो प्राइस बनती, और यहाँ अगर टोटल अगर ये नहीं टूटता तो कितना आता, 10 के स्क्वायर में प्राइस का अनुपात आता। मतलब ये सिंपली किस तरीके से बन रहा है उसको मैं समझाता हूं आपको। ये बना आपका 100, और ये यहां पर अगर आप देखते हो तो ये क्या बन रहा है आपका, 1+4 प्लस 9 प्लस 16, ये कितना बना आपका, 25। ठीक है, और 5, 30, ये 30 बना, और ये कितना बना, 100 बना। क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर। क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टूटते ही अलग अलग का स्क्वायर करके देखते हैं तो 30 ही मिलता है, जबकि पूरे का स्क्वायर अगर हम देखें, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये टोटल का हम देखते हैं तो प्राइस कितना बनता है, 10 का स्क्वायर 100, जबकि अलग अलग अनुपात में बंटने के बाद अगर हम स्क्वायर करके देखते हैं तो बनता है प्राइस कितना, 30। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर कि P को बराबर कन्वर्ट कर दिया K गुणा W1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसी तरीके से आप W2 का स्क्वायर प्लस W3 का स्क्वायर प्लस W4 का स्क्वायर, तो K यहाँ भी रहेगा, और ध्यान रखना K कहाँ पे रहेगा, यहाँ भी रहेगा बड़े W के साथ। ठीक है,
इसके स्क्वायर के साथ। तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ के लिया ही नहीं है। मैंने सीधा आपको समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ जो डिफरेंस आ गया वो किसका आ गया, टूटते ही डिफरेंस आ गया 70 का। तो जो यहाँ पर 70 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो इस 70 के डिफरेंस का मतलब क्या है कि वो कहता है कि 1,40,000 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी ये 70 का वैल्यू कितना, 1,40,000 है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 2,000 आ जाएगा। एक का वैल्यू 2,000 है, तो ओरिजिनल प्राइस कौन सी है, ओरिजिनल प्राइस तो 100 है ना उसकी, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 100 है, ये वाली ओरिजिनल। टोटल प्राइस कितनी है, वो 100 है। तो आपको देखना है इसका वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस कितनी है वो देखना, वो है 100 गुणा 2,000, और ये मिल गया आपके पास 2 लाख, ठीक है। 2 लाख रुपए ओरिजिनल वैल्यू है। क्या करेंगे, बेहद सिंपल, टोटल वेट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती था, इतना जानते हैं। लेकिन इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंपल था, इसलिए मैंने के को अवॉइड इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे सीधा सीधा ये चीज दिख रही है कि 1 2 3 4 का टोटल 10, 10 का स्क्वायर करूंगा 100, अलग अलग का स्क्वायर करके जोड़ता हूं तो 30, जो गैप है वो 70 रेशियो का है, और वो 70 ही 1,40,000 रुपए की हानि बनाता है। तो एक की वैल्यू 2,000 और 100 की वैल्यू 2 लाख। आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क वस्तुओं की उत्पादित संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि कोई कंपनी कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है तथा कुछ कर उत्पाद शुल्क के रूप में देती है, परंतु कंपनी उत्पादित वस्तुओं की संख्या को 3 4 1 के अनुपात में बांटकर प्रत्येक संख्या पर कर देती है, तो उसे 6,670 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। बताइए वह कंपनी पहले कितने रुपए कर के रूप में देती थी। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का है हिस्सा, और बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो देखिए, मैं उत्पाद शुल्क को एक्साइज ड्यूटी लिखता हूं, और एक्साइज ड्यूटी जो है वो एक्साइज ड्यूटी, ई मतलब एक्साइज, डी मतलब ड्यूटी, वो ये कहता है कि व्युत्क्रमानुपाती उत्पादन के, तो इनका जो भी 1/P के उत्पादन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में देता है। अब आप जानते हैं इस प्रोपोर्शनेट के साइन को हटाने के लिए ईडी बराबर कर दोगे, के से गुणा करोगे एक को, तो के बटा लिख सकते हो आप पी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी बात हो गई पहली, इतना आपने जान लिया। अब क्या करना है, अगर कंपनी उत्पादित वस्तुओं की संख्या को 4 3 1 में बांटकर करे तब क्या होगा, ठीक है। तब होगा ये कि 6,670 रुपए अधिक देने पड़ेंगे ड्यूटी के, यानी टैक्स के कितने अधिक देने पड़ेंगे, 6,670 रुपए। तो बताइए पहले कितने देती थी। तो आपके पास दो इक्वेशन बनती है। पहली इक्वेशन ये बनती है, एक्साइज ड्यूटी 4 3 1 में बांट कर देते हैं मान लो, ठीक है। तो अब आप का जो प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन हुआ था, मैं डायरेक्ट लिखना सीख रहा हूँ, यहाँ से आपको लिखना सिखा रहा हूँ। देखिए क्या लिखेंगे, एक्साइज ड्यूटी अगर जो टोटल थी वो कम है, और अब हम बांट कर देते हैं तो ज्यादा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, किस अनुपात में बांट रहे हो, 4 3 1 में, ठीक है। तो आपका जो P1 है, P2 है, P का मतलब है प्रोडक्शन, उत्पादन, तो उसको किस अनुपात में बांट रहे हो, 4 3 और 1 के अनुपात में बांट रहे हो। तो यहाँ पर आप जो पहली एक्साइज होगी उसको आप कैसे लिखोगे वो देखना। एक्साइज ड्यूटी 1 कितनी आएगी, के अपॉन पहला प्रोडक्शन कितना है, 4 का स्क्वायर। एक्साइज ड्यूटी 2 कितनी आएगी, के अपॉन 3 का स्क्वायर, 9 आ जाएगा, बाद में सोल्व करेंगे। और एक्साइज ड्यूटी 3 कितना आएगा, के बटा 1 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा। अब ये तीनों आपके पास एक्साइज ड्यूटी आ चुकी है, इनका जो टोटल बनेगा वो टोटल 6,670 किससे, टोटल एक्साइज ड्यूटी से। टोटल एक्साइज ड्यूटी कितनी थी आपकी, ये वाली टोटल एक्साइज ड्यूटी ये वाली है। अब टोटल कहाँ से लगाएंगे, टोटल पी ये बनेगा आपका 1 3 और 4 का टोटल कितना, 8, ये टोटल है, ठीक है।
तो अब आप इसको अगर सोल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्साइज ड्यूटी बराबर इसी से सोल्व करते k बटा 8 का स्क्वायर, ये होता। तो ये चीजें आपको रफ में करनी है, आप इसको समझना कि टोटल ये आपका वास्तविक बन रहा था, लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन को ब्रेक करके और फिर अगर देना होता है तो ये 3 बनती है। अब क्या करोगे, 3 में आपने ये जो दे दिया ये ज्यादा दे दिया, तो क्या करोगे, तीनों एक्साइज ड्यूटी को जोड़कर जो वास्तविक ड्यूटी थी उसको घटा दो और वही अंतर आपको दिया हुआ है। तो क्या करोगे, अब यहां से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो। k अपॉन 4 का स्क्वायर में पहले ही लिख रहा हूं यहां पर 16, फिर प्लस k अपॉन 3 का स्क्वायर में लिख रहा हूं यहां पर 9, और तीसरे वाले का जोड़ रहा हूं मैं k अपॉन 1। ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों हैं, इनके टोटल में से ये आपकी एक्साइज ड्यूटी 1 2 3 का योग है। इसमें से एक्साइज ड्यूटी ओरिजिनल जो थी वो k अपॉन 8 का स्क्वायर 64 घटेगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बचनी चाहिए, 6670 बचना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा था हमें, तो इसी को सोल्व करेंगे। तो अब देखिए ये जो टोटल रहेगा अपने पास 16 और 9 144, और ये इधर 9 आएगा, इधर 16 आएगा, 25 25, और ये कितना हो जाएगा 144 अगर जुड़ेगा तो ये आएगा 169। आप जोड़कर देखना 169 के माइनस k अपॉन 64, ये k है यहाँ पर 64 बराबर ही आपका क्या आएगा 6670। अब इस कैलकुलेशन को अगर और करता हूं तो मैं इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 144 और 64 का एलसीएम जो आएगा, 144 में 16 गुना 9 हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ 9 है नहीं और यहाँ 9 है, इसको तो 9 से गुणा करो, और यहाँ पर ये 2 की पावर 6 है और ये 2 की पावर 9 गुना 2 की पावर 4 है, तो 4 से और गुणा करो, तो 9 गुना मैं इसको अगर 9 से गुणा कर लूं तो मेरा आंसर बन जाएगा। तो 9 से अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो ये बनता है 576, 576 बन गया। अब 576 को एलसीएम लेता हूं तो इसका भाग 576 में अगर मैं दूं तो 4 बार जाएगा, 4 को इससे मैं अगर गुणा करता हूं तो ये आएगा मेरे पास 676 के, और यहाँ पर अगर ये 9 बार भाग गया तो 9 के बराबर कितना हो गया मेरा 6670। अब ये अगर देखिए 676 में से 9 घटाता हूं तो 667 ही बचता है, यानी मैं इसी कैलकुलेशन को आगे ले जा रहा हूं। यहाँ पर 667 के अपॉन 576 बराबर 6670। अब देखिए अगर मैं यहाँ से 667 और ये 667 के आगे एक जीरो लगा हुआ था, यानी 10 बार भाग जाएगा, अगर मैं काटूंगा तो यहाँ k बचेगा। k की वैल्यू अगर मैं इस 576 को इस 10 से गुणा करूंगा तो ये आएगा मेरा 5760। k की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया था, वास्तव में कितना कर के रूप में चुकाना पड़ता था। तो कर के रूप में कितना चुकाना पड़ता था, वास्तविक जो आपका कर था वो ये था। वास्तविक कर क्या था, 5760 अपॉन 64 था। अब आप अगर 64 का भाग बोलेंगे 576 में तो 9 बार जाता है और एक जीरो बच जाता है, यानी वास्तव में आप 90 रुपीज ही देते थे, ठीक है। तो देखिए अगर आपने संख्याओं को बांट दिया, यानी प्रोडक्शन को बांट दिया, तो आपको ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से अगर समझना चाहें तो एक बार दोबारा से देख लेना। वास्तव में आज क्वेश्चन अच्छे थे, तो आप ये मत समझना कि इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा डलनेस क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे होंगे तो वास्तव में समझने में टाइम भी लगेगा, ठीक है। हमने एकदम जीरो से क्लास स्टार्ट करी थी। अगर आप चेक करेंगे पहली पीपीटी तो आपने देखा होगा कि क्लास 6 में जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, क्लास 6 कि जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को लेके शुरू किया था क्वेश्चन, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज। आज हम थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि हम एकदम जीरो टू एडवांस लेवल का ये बैच लेके चल रहे हैं। इस बैच में हर एक क्वेश्चंस को उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाएगा जितना किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी हमारी। हम ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा एग्जाम
कौन से टाइप के क्वेश्चंस को पिक करेगा। तो हो सकता है ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पटवार जैसे एग्जाम में नहीं आए, बट ध्यान रखना कि अगर आप एसएससी दे रहे हैं तो एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस खूब सारे देखने को मिलते हैं। अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हर क्वेश्चन को कम से कम एक आध बार तो लगा ही लें। अगर ज़्यादा अच्छा क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिल रहे हैं इस टाइप की वीडियो में, तो आप उनको एक दो बार तो लगा के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बस की बात है तो ठीक है, नहीं तो वेल एंड गुड। अब हम हाँ, आज की क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर से अगर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान करे तो मुझे एक बार कमेंट करके अपना फीडबैक बता दें। मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा कि आपको क्वेश्चंस को और अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, आज की क्लास इतनी थी।